morning students, how are you? I hope you all are fine. Students, in our yesterday's class we start our new topic, that is chemistry in everyday life. I hope आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा. ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग. ठीक है, किसी भी ड्रग का क्या एक्शन होगा, कौन सी चीज के लिए क्या लेते हैं. सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एंटासिड. अब एंटासिड्स आपने बचपन की क्लासेस में सुनते हुए आए होंगे. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, इन सब के बारे में आपने सुना है. तो बेसिकली एंटासिड्स होते क्या हैं? तो एंटासिड्स आर द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज. क्या करता है ये? एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक. अगर हमारे स्टमक में एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आपको पता है इरिटेशन होगी. ठीक है, गैस की प्रॉब्लम, इरिटेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, HCl की वजह से जो स्टमक में आ गया है ज्यादा, तो आप क्या करते हो, बाहर से कुछ ना कुछ बेसिक मीडियम लोगे ताकि जो एसिड है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए. तो उन्हीं सब कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, आप उनको क्या बोलते हो, एंटासिड्स बोलते हो. तो एंटासिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज the excess acid क्या बोलोगे, प्रोड्यूस इन अवर स्टमक. ठीक है, न्यूट्रलाइज द excess acid प्रोड्यूस इन स्टमक. ठीक है, अब देखो और क्या करेगा, और एक जो पीएच लेवल है हमारे स्टमक का, उसको कहां लाएगा, एक एप्रोप्रिएट लेवल पे लेके आएगा. एंड रेज द पीएच, RAISE, रेज द पीएच टू कहां तक, एप्रोप्रिएट लेवल. तो वो सब्सटेंस आपके क्या होंगे, एंटासिड. अब देखो इनकी अगर मैं बात करूं एंटासिड, तो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा है, MgOH होल ट्वाइस, जिसको आप किस नाम से जानते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल ट्वाइस भी लेते हैं, जिसको हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बोलते हैं. हम बेकिंग सोडा भी लेते हैं, NaHCO3. ये क्या आपका बेकिंग सोडा पढ़ा था क्लास 10th में, 11th में भी आया था ये. ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक तरीके के एंटासिड हैं जो एसिडिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं जो हमारे. ठीक है, तो एसिडिटी को देखो कम करते हैं, तो इनका रोल मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो. सो स्टूडेंट्स, अभी देखो हमने 3 ये एंटासिड्स लिखे थे, वैसे बहुत सारे, लेकिन देखो ये आपका क्या है, बाइकार्बोनेट है, HCO3 बाइकार्बोनेट. और ये बाइकार्बोनेट देखो बाइकार्बोनेट है, और ये कैसा सोल्ट है, ये बेसिक सोल्ट है. अब इसके बारे में तो सभी को पता होगा बेसिक क्यों है. क्यों? क्योंकि ये जो NaHCO3 है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो वीक एसिड है, और जो आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है. तो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो इसका इस सोल्ट का नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर. इट मींस ये क्या करेगा, ये अल्कलाइन मीडियम बना देगा स्टमक में. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक सॉल्ट है. अब देखो अगर हम लार्ज अमाउंट में ये ले लें तो क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम हो गया हमारे स्टमक में. अब ज्यादा बेस या अल्कलाइन मीडियम होने से फर्क क्या पड़ेगा कि ये ट्रिगर करेगा, क्या ट्रिगर करेगा कि हमारे स्टमक और एसिड प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो स्टमक है उस स्टमक में देखो ये आपका स्टमक है. ठीक है, आप ऊपर से क्या लेते रहे, बाइकार्बोनेट लेते रहे. ठीक है, तो एक स्टेज तक तो उसने न्यूट्रलाइज किया, HCl सारा खत्म हो गया, लेकिन आपने एक्सेस ले लिया, एक्सेस बाइकार्बोनेट ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे मीडियम कैसा हो गया, अल्कलाइन हो गया. अब अल्कलाइन मीडियम हो गया कि क्या करेगा, इट ट्रिगर्स, क्या
trigger the more production of HCl, more production of HCl in our stomach. ठीक है, तो देखो एल्कलाइन है, ये चाहेगा कि मेरे पास और एसिड आए और मैं उस एसिड को क्या करूं, न्यूट्रलाइज, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे और HCl रिलीज कराने की कोशिश करेगा। तो क्या इसका कोई यूज है? देखो बट यही क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन था कि अगर आप बहुत ज्यादा एंटासिड्स लेते रहे, ठीक है, लार्ज अमाउंट में आपने ले लिया, तो व्हाट हैपन, ठीक है, स्टूडेंट्स ने ना जाने क्या क्या लिख दिया, सिर्फ इतना लिख दिया अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, लेकिन वो कर क्या रहा है, बेसिकली ज्यादा अल्कलाइन हो गया, तो रीजन क्या हुआ उससे, तो ज्यादा अल्कलाइन होने से उसने क्या किया, द मेन आंसर उसका क्या आएगा, जो रीजन आपको देना था, कि वो ट्रिगर करेगा कि हमारा स्टमक और एसिड प्रोड्यूस करे, जबकि हमने इसको लिया किस पर्पस से था, कि जो एसिड है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन एक्सेस इनटेक से क्या हो गया, मोर एसिड की प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली बाइकार्बोनेट्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में लेना चाहो तो ले लो, लेकिन लॉन्ग टाइम में, कि देखो जनरली लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा लिया, फिर पानी पी लिया डाइल्यूट, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह हो, लेकिन लॉन्ग टाइम यूज से वो क्या करेगा, वो ट्रिगर कर देगा ऑलरेडी आपके स्टमक में किसकी, प्रोडक्शन ऑफ HCl, तो हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, आपके हाइड्रोक्साइड्स है, ये क्या है, बेटर है एज कंपेयर टू बाइकार्बोनेट्स। क्यों है, देखो ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये एक ऑप्टिमम लेवल तक मींस न्यूट्रलिटी तक भी, आपके स्टमक में क्या HCl है, तो आपने इसका इंटेक किया, तो इसने HCl को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद अगर ये एक्सेस में भी चला गया, तो ये क्या होते हैं, वाटर इनसोल्युबल है। ठीक है, इट मींस ये सोल्युबल नहीं होंगे, सिर्फ ये न्यूट्रलाइज लेवल तक उस एसिड को, पीएच को बराबर करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, उसके बाद उसकी पीएच को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो बाइकार्बोनेट्स की कंपैरिजन में आपके हाइड्रोक्साइड्स क्या है, आर बेटर। ठीक है, द रीजन इज दैट कि जो आपके क्या बोलोगे, बिकॉज ये बेटर क्यों है, इसका रीजन बता रही हूं आपको, व्हाई दे आर बेटर देन बाइकार्बोनेट्स, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये क्या है, इनसॉल्युबल है, एंड डू नॉट इंक्रीज द पीएच, एंड डू नॉट इंक्रीज द पीएच, किससे, अबाउ द, एक जो न्यूट्रलिटी लेवल है उससे, डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबाउ न्यूट्रलिटी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, व्हाई हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर देन बाइकार्बोनेट्स, तो इसका रीजन ये, और एक्सेस इनटेक से क्या हो जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम की आपका स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करेगा। बाकी जो आप सोचते हो कि ज्यादा होने से बेसिक अल्कलाइन, बेटा वो वाले रीजंस मत लिखना, जो रीजन इसके पीछे है वो ये है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखो ये देख लिया कि अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसको कुछ टाइम तक हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एसिडिटी हुई क्यों। तो अभी हम रीजन जानेंगे कि एसिडिटी का रीजन क्या है। देखो इसका रीजन है हिस्टामिन्स। एसिडिटी कौन करता है, हिस्टामिन्स। ठीक है, अब हिस्टामिन्स क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है, इट स्टिमुलेट्स का मतलब इंक्रीज करना, स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ, SECRE, बेटा स्पेलिंग वगैरह देख लेना, सीक्रेशन ऑफ पैक्सिन एंड HCl। ठीक है, मीन्स ये पैक्सिन और HCl की अमाउंट को क्या करता है, मीन्स इनको बढ़ाता है। अब देखो HCl अगर ये बढ़े तो क्या होगा, आपकी एसिडिटी बढ़ी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ड्रग लोगे, कोई मेडिसिन लोगे, कोई केमिकल लोगे, ड्रग, BRUG, ड्रग विच प्रिवेंट, ये ड्रग विच कॉज
हिस्टामिन को प्रोड्यूस होने से या इसको जो एक्सेस में जा रहा है इसको आप कैसे रोक सकते हो, कौन सी ड्रग से रोक सकते हो? तो जो इस प्रॉब्लम के लिए जो आप ड्रग का यूज करते हो वो कौन कौन सी आपकी दो है। एक है आपकी स्पेलिंग में लिख रही हूं, आप पहले इतना नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट ड्रग के मैंने नाम लिख दिए, मेरे से मिस्टेक हो जाती है इसलिए मैंने लिख दिए क्योंकि टाइम लगता है आप, लेकिन आप लोगों को स्पेलिंग में एरर नहीं करनी। अगर कहीं मेरे से हो भी जाती है तो आप उसको करेक्ट कर लेना प्लीज, ठीक है। तो देखो जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, सिमेटिडीन। इसका अनदर नेम क्या है, टैगमेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेनिटिडीन जिसको हम जेंटेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या करती है, क्योर करती है जो प्रॉब्लम एसिडिटी क्रिएट मींस स्टमक प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो देखो होता क्या है, बेसिकली सपोज करो ये आपकी क्या है, स्टमक वॉल है, ठीक है। हिस्टामिन आता है, कौन आता है, हिस्टामिन। ये इसकी तरफ अप्रोच करता है और जैसे ही स्टमक की वॉल की तरफ जाएगा ये क्या करेगा, मोर HCl प्रोड्यूस करेगा, पेप्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगी आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस होगा मोर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ड्रग यूज करते हैं ताकि ये ड्रग क्या करेगा, हिस्टिडीन को यहाँ वॉल पे जाने से रोकेगा। जब हिस्टिडीन जाएगा ही नहीं, सॉरी हिस्टिडीन बोल मैं, हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन यहाँ पे जाएगा ही नहीं तो मोर आपका HCl प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपको एसिडिटी या एक्सेस एसिड की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मेन रीजन पता लगा कौन है एसिडिटी के पीछे, आपका हिस्टामिन है। और हिस्टामिन को हम इन दो ड्रग से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अपना एंटासिड कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एंटीहिस्टामिन। देखो एंटासिड में हिस्टामिन नाम सुना था, तो इट मींस हिस्टामिन का एक काम तो क्या है, वहां पे HCl सिक्रेट कराना, ठीक है। वो आपके स्टमक वॉल पे जाता है, ठीक है, और वहां पे पेप्सिन और HCl की अमाउंट को इंक्रीज करता है, ठीक है। और दूसरा अगर देखो एंटाहिस्टामिन ड्रग्स की बात करो तो क्या होंगे, एंटी होंगे, अपोजिट होंगे हिस्टामिन, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले पढ़ते हैं हिस्टामिन करते क्या। देखो हिस्टामिन क्या होते हैं, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, ठीक है। तो जो हमारी एलर्जी होती है बॉडी में उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है आपके, हिस्टामिन। हिस्टामिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी इन अवर बॉडी, इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो एलर्जी हो जाती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है आपका, हिस्टामिन। एलर्जी लाइक कैसी, स्किन रैशेज हो जाते हैं आपके, ठीक है, स्किन रेडनेस हो जाती है, स्किन रैशेज, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार देखो आपको छींकें आने लगती है बहुत ज्यादा, ठीक है, डस्ट वगैरह से, तो वो सारी क्या है, एलर्जी है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ठीक है। आपको जब कोल्ड हो जाता है तो आपका नाक बंद हो जाता है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इट कॉजेज कंजक्शन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड। इट ऑल्सो कॉजेज कंजक्शन, CONGU, बेटा स्पेलिंग देखें, कंजक्शन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, आपकी हिस्टामिन की वजह से होती है। आप इसमें इचिंग भी बोल सकते हो, इचिंग प्रॉब्लम भी एलर्जी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इट मींस हिस्टामिन का आपका वर्क ये है एलर्जी के लिए। तो एंटाहिस्टामिन क्या करेंगे, एंटी एलर्जी मींस वो एलर्जी करने से आपको स्टॉप करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो द ड्रग, आप क्या बोलोगे, एंटाहिस्टामिन क्या होते हैं, द ड्रग ठीक है, कैसा ड्रग जो क्या करे, डिमिनिश करे या अबोलिश करे, द ड्रग विच डिमिनिश और अबोलिश, खत्म करे, ठीक है। क्या चीज करे, द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। और हिस्टामिन के मींस ये वाले सारे इफेक्ट जो खत्म करे वो उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं,
एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई होगी, तो पहले आप इतना नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, जो एंटी हिस्टामिन आपकी ड्रग है उनको हम किस नाम से भी जानते हैं? एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। अब देखो इनके जो नेम है, एग्जाम्पल है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और मेरी स्पेलिंग में थोड़ी एरर हो जाती है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। बायो वालों के लिए तो इजी होता है, बट थोड़े से मैथ्स वालों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि नाम कैसे याद करें। बेटा हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग कर रही हूँ, बायो वाले स्टूडेंट बोलेंगे नहीं मैम इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, तो वो आप अपना देख लेना, ठीक है। मेरे को जैसे लगा वो मैं प्रोनाउंसिएशन उसकी कर दूंगी, ठीक है। तो देखो ब्रोमोफिनाइल अमीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेमिटैप भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी टर्फिनाडीन जिसको हम सैल्डन भी बोलते हैं। और एक आप देखो जब भी हमें एलर्जी होती है, मम्मी घर पे कहती है बेटा ये थोड़ी अच्छा ये हो गया एलर्जी हो गई, बारिश के सीजन में कुछ काट जाते कहते हैं एलर्जी हो गई, फलाना हो गया, रेशेज हो गए, तो एविल की गोली ले लो, एसिट्राइजन ले लो, तो वो भी क्या आपकी एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो एविल का जो नाम है शॉर्ट में तो देखो कितना छोटा सा नाम है, बट एक्चुअल में देखो क्या है ये? फिनाइल अमीन मैलेट, ठीक है, और ये सिट्राइजन। तो ये सारे क्या है? एग्जांपल्स हैं एंटी हिस्टामिन के। बेटा एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनके नेम देख के जो कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं उनसे ये मत करना कि मैं नेम तो छोड़ ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि सीबीएसई पूछेगी व्हाट आर एंटी हिस्टामिन, गिव इट्स एग्जांपल, वो एग्जांपल मांगेगी। और ये क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स में आएगा। 1 मार्क होगा आपका डेफिनेशन का और 1 मार्क होगा आपका किसका? एग्जाम्पल का, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये एंटी हमने अपना एंटासिड पार्ट कवर अप किया, एंटी हिस्टामिन कवर किया। देखो दोनों में हमने क्या पढ़ा? हिस्टामिन पढ़ा। तो आप बोलोगे कि स्टमक वाले जब प्रॉब्लम आई थी तो हिस्टामिन ने क्या किया था? एसिडिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमने एंटासिड यूज किया। और यहाँ पे अगर हिस्टामिन की अमाउंट आ जाती है वो एलर्जी भी कोज करता है। तो क्या ये जो हम हिस्टामिन यूज कर रहे हैं, जो एंटी हिस्टामिन यूज कर रहे हैं, क्या इसका जो वहां पे स्टमक वाली एसिडिटी का क्या कोई उसमें फर्क नहीं डालेगा? या फिर अगर हम एंटासिड ले ले तो हमारी ये वाली चीज से क्योर हो जानी चाहिए, ठीक है। मींस ये दोनों जो वर्क है एक दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। तो इस चीज को आप सोचो, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन करो। So students, our question is why antihistamines do not affect the secretion of HCl in our stomach? अगर हम एंटाहिस्टामिन्स मेडिसिन ड्रग ले रहे हैं तो उसका HCl के सीक्रेशन पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? द रीजन इज दैट जो आपका कोई भी ड्रग है वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ही रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर आपका वह एंटासिड था तो उसका रिसेप्टर अलग था, यहाँ पे ये इसकी तरह एंटीहिस्टामिन एंटी एलर्जिक की तरह काम कर रहा है तो उसका रिसेप्टर क्या है? अलग। इसीलिए ये एक दूसरे के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि वहां पे हमने एंटासिड दिया तो ये एंटीहिस्टामिन वाले जो था इसका काम करे या इसके रोल में थोड़ा अपना इंटरफेयर करे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज एक पर्टिकुलर ड्रग कहाँ पे करेगा? एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही करता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे यहाँ पे कि ड्रग हैव पर्टिकुलर receptor, drug have particular receptor, ठीक है। अब वो रिसेप्टर वगैरह पे काम कैसे करता है वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। रिसेप्टर ऑन विच दे वर्क, ऑन विच दे वर्क, ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ सकता है सीबीएसई, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो आपके एंटी हिस्टामिन्स हैं एंड एंटी जो आपके एंटासिड थे ड्रग ऑन डिफरेंट, जो आपके एंटी हिस्टामिन एंड एंटासिड क्या है? दोनों ही क्या करेंगे? दे एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर, एक्ट, ये दोनों क्या करेंगे? एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। तो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। देखो न्यूरोलॉजिकल से आप समझ गए होंगे, न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन्स का किससे कनेक्शन होता है? कम्युनिकेशन पार्ट से कनेक्ट होता है। इट मींस ऐसे ड्रग जो किस पे अफेक्ट करेगी? हमारे
जो या इंटरफेयर करेगी किसमें, जो कम्युनिकेशन पार्ट है, मैसेज ट्रांसफर का जो पार्ट है, उसके मैकेनिज्म में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, उस टाइप के उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग बोलेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, ड्रग विच अफेक्ट, और यू कैन से दैट इंटरफेयर, किस चीज में इंटरफेयर करेगी, इंटरफेयर विद द मैसेज ट्रांसफर, इंटरफेयर विद द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास दो एग्जांपल आते हैं, एक तो ट्रांसक्विलाइजर और एक है आपके एनाल्जेसिक। ठीक है। तो देखो इसका स्पेलिंग TRAN, ट्रांक्विलाइजर। ठीक है। इसको कई लोग ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, कोई ट्रांक्विलाइजर बोलते हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप बोल सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एनाल्जेसिक। ठीक है। ANA, एनाल, GECIS, एनाल्जेसिक, यहाँ पे एस कर लेना। तो हाँ, अब हम डिटेल में ट्रैंक्विलाइजर पढ़ेंगे और एनाल्जेसिक पढ़ेंगे। ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, मींस इन दोनों का इंटरफेयर किस में रहेगा, मैसेज ट्रांसफर के मैकेनिज्म में रहेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, ये ड्रग या फिर आप बोल सकते हैं ये वो केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस या माइल्ड सीवियर जो भी आपकी मेंटल डिजीज होती है उनको क्या करते हैं, स्लो कम करते हैं। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, दे रिलीफ फ्रॉम किससे, स्ट्रेस से। देखो काफी बार जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। अब ये मत सोचना कि मेरे को तो स्ट्रेस हो गया, जस्ट एग्जांपल वे से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आपके सडनली एग्जाम आते हैं तो आपको एक स्ट्रेस हो जाता है, मेरे एग्जाम है, ये है, मीन्स वो थोड़ा डिप्रेशन टाइप में चला जाता है। ठीक है। या किसी को कोई न्यूज मिल जाती है, कुछ ऐसी न्यूज जो काफी सैड हो तो पूरा सैड हो जाता है, या कुछ ऐसा हो तो बहुत ज्यादा वो एक्साइट हो जाता है, उसके एक्साइटमेंट दूसरे लोग काफी इजीली देख लेते हैं कि छोटी सी बात थी, इस पे इतना एक्साइट कर रहा है। ठीक है। तो इन्हीं टाइप को अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको क्या देंगे, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग देंगे, जिससे आपकी वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। ठीक है। तो आप बोल सकते हो इट रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस, और स्ट्रेस के साथ एंजाइटी हो जाती है आप लोगों को, एंजाइटी, एक्साइटमेंट। ठीक है। एंजाइटी, और आप क्या बोल सकते हो, इरिटेबिलिटी भी हो जाती है। ठीक है। इरिटेबिलिटी, इरिटेट हो जाते हैं, कुछ चीज होती है, एक पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट होता रहता है, इट मींस उसको क्या देंगे हम, ट्रांक्विलाइजर। ठीक है। इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए। तो ये आपका काम था ट्रैंक्विलाइजर का। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आप पहले इतने नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स देखो, ट्रैंक्विलाइजर का अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये मतलब इसके डिफरेंट मैकेनिज्म से अलग अलग टाइप का, हम जस्ट उन्हीं टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ये क्या है, इसको देखो नोर एड्रिलिन भी बोलते हैं, कई लोग नोराड्रिलिन भी बोलते हैं, आपको जैसे बोलना है आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या है, ये केमिकल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये क्या है, केमिकल है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारे मूड स्विंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। केमिकल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूड स्विंग्स। ठीक है। तो पर्सन के देखो मूड, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेंस ऑफ वेलबींग, मूड स्विंग्स या फिर सेंस ऑफ वेलबींग। अब देखो अगर हमारे बॉडी में मीन्स इसका लेवल अप्रोप्रिएट है, जितना होना चाहिए उतना है तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है।
तो अगर नो इसका जो लेवल है, कंसंट्रेशन या लेवल कुछ भी बोल दो आप, लेवल अगर इसका लो हो गया हमारी बॉडी में तो क्या होगा, मैसेज ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इससे लो होने से क्या हुआ, मैसेज ट्रांसफर इज स्लो, क्योंकि देखो ट्रांसक्यूलाइजर क्या थे, जो मैसेज ट्रांसफर वाले मैकेनिज्म में इंटरफेयर जो भी है। ट्रांसक्यूलाइजर हमने पढ़ा था जो मैसेज डिलीवर पर्पस से है, न्यूरो वाला उससे था। तो ट्रांसक्यूलाइजर में हमने देखा ये केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूड स्विंग्स के लिए। अगर इसकी अमाउंट क्या हो जाए, लो हो जाए, तो जो हमारा मैसेज डिलीवर है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो मैसेज ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, ट्रांसफर क्या हो गया, स्लो हो गया। ठीक है, इट मींस अब देखो मैसेज ट्रांसफर होना चाहिए था लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वो किस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो जो आप क्या बोलोगे, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ठीक है, समझ गए। तो इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, अगर फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा कि भाई इसको ये डिप्रेशन में चला गया ये, या फिर कुछ आपने देखे कुछ एग्जांपल देखे होंगे अपने डेली लाइफ में काफी पर्संस के, कि किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो उसको बुला नहीं पाता, या पर्टिकुलर उसको एक मैसेज अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है भैया ओके नहीं हो पाता, तो डिप्रेशन में जाके कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करता है उसी के बेसिस पे। तो देखो प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम इसकी कमी कैसे हुई वो, क्योंकि देखो इसका लेवल क्या हो गया हमारी बॉडी में, लो। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसका लेवल लो क्यों हुआ। ठीक है, आप पहले इतना नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स देखो हमने ये देखा कि अगर हमारी बॉडी में नोर एड्रेनलिन की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बेसिकली हमें उसकी अमाउंट क्या रखनी चाहिए, एप्रोप्रिएट। तो रीजन ये आता है कि इसकी अमाउंट कम क्यों हुई। तो देखो एक पर्टिकुलर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम मैं नहीं बताई, बस आप ये याद रखो एंजाइम होता है जो क्या करता है, कैटालाइज करता है किस रिएक्शन को, कि नोराएड्रेनलिन का क्या हो जाए, डिग्रेडेशन हो जाए। ठीक है, ये क्या करता है, इट कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोराएड्रेनलिन, NORADRENALIN। ठीक है, तो देखो अगर ये एंजाइम नहीं होता तो क्या हमारी इसकी अमाउंट कम होती, नहीं होती। इट मींस जो लो कंसंट्रेशन इसकी हुई वो किसकी वजह से हुई, इस एंजाइम की वजह से हुई। हमें इस एंजाइम को क्या करना है, खत्म करना है। इट मींस हम जो ड्रग यूज करेंगे उसको, देखो इसकी लो कंसंट्रेशन से क्या हुआ, आपका डिप्रेशन आया, तो आप क्या यूज करोगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करोगे। इट मींस जो आपकी एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेशन ड्रग होगी वो बताओ क्या करेगी, वो इसकी अमाउंट को बढ़ाएगी या एंजाइम पे अटैक करेगी। बेसिकली वो इसके साथ डील नहीं करती, वो इस एंजाइम के साथ डील करती है, वो इसको इनहिबिट करती है, ये जो रिएक्शन हो रही है इसको नहीं होने देती है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है इनहिबिट क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप बोल सकते हो इनहिबिट, दिस ड्रग इज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, दैट एंजाइम विच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नोराएड्रेनलिन। ठीक है, केमिकल। आई होप सभी को भी समझ में आया होगा। तो हम इस एंजाइम की ग्रोथ को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। क्यों, क्योंकि जब अगर ये एंजाइम प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करेगा, इस केमिकल को डिग्रेड करेगा। ठीक है, अब डिग्रेड करेगा तो ये कम होगा तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लेते हैं, नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल देखें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के, तो
क्या है आपका ट्रांसक्विलाइजर, जो अभी हमने पढ़ा, बताया भी था मैंने। और दूसरा नेम अगर आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स आर नथिंग बट दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाल्जेसिक। वो भी न्यूरोलॉजिकल ड्रग में ही पढ़ा था। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग के दो एग्जांपल थे, एक ट्रैंक्विलाइजर और एक एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक हम डिस्कस करेंगे। एनाल्जेसिक बेसिकली होते क्या है, जो ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो दो टाइप के होते हैं, एक नार्कोटिक ड्रग और एक नॉन नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। तो आप पहले कॉपी करो। तो स्टूडेंट्स देखो, एनाल्जेसिक्स आर बेसिकली दोस केमिकल व्हिच रिड्यूसेस पेन, ठीक है, जो पेन को कम करें। तो ये दीज आर ऑफ टू टाइप्स दैट आर नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो एडिक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। मींस आप अगर एक बार लेने लग गए तो आपको हैबिट हो जाती है, ठीक है, आप एडिक्टेड हो जाते हैं उस ड्रग के, ठीक है। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, नार्कोटिक टाइप को। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन नार्कोटिक, मींस ये नॉन एडिक्टिव ड्रग है, ठीक है। ज्यादा एडिक्शन नहीं होती अगर आप स्मॉल अमाउंट में इनटेक करते हो तो। एग्जांपल अगर मैं इसके देखूं तो लाइक एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये सब हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो मैं एस्प्रिन के बारे में आपको नॉलेज दे रही हूँ, अभी इसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये क्या करता है, ये रोकता है किसको, इसकी सिंथेसिस को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को कम करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। अब देखो इसका रोल क्या था, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स मींस इंक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन इन टिश्यू व्हिच कॉजेस पेन, ठीक है। मींस जैसे कोई भी टिश्यू वगैरह, सपोज करो आपकी उंगली में पेन है, तो ये स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज करेगा और आपकी उंगली को स्वेल कर देगा। तो आपको कैसे क्या पता लगेगा, हाँ मेरे इसमें पेन है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो एस्प्रिन क्या करता है, उसकी सिंथेसिस को खत्म कर देता है, रोक देता है। तो आपके मैसेज माइंड में मैसेज ही नहीं जाएगा कि आपकी उंगली में पेन है, ठीक है, ये उसको खत्म करता है। बेसिकली एस्प्रिन का दूसरा काम क्या है, ये एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह भी काम में आता है। एंटीपायरेटिक ड्रग क्या होते हैं, जो आपके फीवर को क्या करते हैं, कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं फीवर को, ठीक है। अगर मैं एस्प्रिन के थर्ड यूज की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्या करता है, ये ब्लड को डाइल्यूट भी करता है, ठीक है। ब्लड को डाइल्यूशन पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, ये आपका एस्प्रिन। तो आप बोल सकते हो एस्प्रिन कॉजेस डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड। आप नीचे लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था, ठीक है। तो देखो ब्लड डाइल्यूशन से क्या होता है, आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। सपोज करो किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है, ठीक है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल और आपके घर के डिस्टेंस क्या है, थोड़ी ज्यादा है। तो आप थोड़े टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको एस्प्रिन दे सकते हो कि देखो हार्ट अटैक मतलब ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। मींस ये एस्प्रिन क्या करेगा, ब्लड को डाइल्यूट करेगा, तो जो क्लोट हो गया है उसको खत्म करेगा। तो जनरली ज्यादातर अगर हार्ट अटैक्स आ जाते हैं तो आप थोड़े टाइम के लिए जब तक हॉस्पिटल पहुंच रहे हो तो आप उस पर्सन को क्या दे सकते हो, एस्प्रिन दे सकते हो, ठीक है। तो ये रोल थे आपके किसके, एस्प्रिन के। 3 रोल मैंने बता दिए, ठीक है। ये नॉन एडिक्टिव ड्रग है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नार्कोटिक ड्रग। सो स्टूडेंट्स देखो, नार्कोटिक ड्रग्स के हम देखते हैं एडिक्शन करते हैं हमें, ठीक है। एग्जांपल देखो तो मॉर्फिन, हीरोइन। आप बोलोगे मैम जो ड्रग का नाम है हम तो बस इन्हीं दो के नाम से जानते हैं, मॉर्फिन, हीरोइन, ये यही ड्रग है, बाकी तो पैरासीटामोल है, ये सब ड्रग नहीं है। बेटा वो भी ड्रग है, ठीक है, ये भी क्या है, ड्रग। अगर देखो इनका अगर आप स्मॉल इनटेक भी करते हो तो ये क्या करते हैं, पेन को तो खत्म करेंगे क्योंकि ये क्या है, एनाल्जेसिक है, तो रिड्यूस पेन तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर देते हैं, स्लीपनेस प्रोड्यूस कर देते हैं, लेजीनेस कर देते हैं, इवन आपको कोमा में भी पहुंचा देते हैं। कोमा में चलेगा तो इवन आपकी क्या हो जाएगी, डेथ भी हो जाएगी। तो ये डेंजरस है, ठीक है। इनकी लो कंसेंट्रेशन इतना इफेक्ट डालते हैं, तो जो हाई कंसेंट्रेशन अगर लो हाई अमाउंट होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये प्रीफर नहीं करते, हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि डेथ ही इनका सॉल्यूशन है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स जनरली इसको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कब देते हैं, क्या तो मींस ऑपरेशन से पहले, ताकि ऑपरेशन में होने वाले पेन ज्यादा ना हो, या फिर जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो लास्ट स्टेज होती है उसमें जो पेन होता है उसको कम करने के लिए, या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इसको इन केसेस में डॉक्टर के द्वारा स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मॉर्फिन को देखिए तो हम इसको किस नाम से जानते हैं,
ओपिएट्स के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि किससे ऑब्टेन्ड होता है हमें? ओपियम, पॉपी से ऑब्टेन्ड होता है, तो इसका एक अनदर नेम भी है ओपिएट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द नार्कोटिक ड्रग, नोट डाउन। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी माइक्रोबियल। देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एंटी मीन्स अपोजिट, माइक्रोबियल्स मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो क्या करेगा उसके अपोजिट काम करेगा, मीन जो क्या करेगा, क्या तो डिस्ट्रॉय कर दे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या किल कर दे, या उनकी ग्रोथ को खत्म कर दे, स्टॉप कर दे। ऐसे ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे केमिकल्स को क्या बोलेंगे? एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, लाइक जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या किल करे या उसको खत्म करे, जो भी है, उसको हम क्या बोल देंगे? एंटी। उस ड्रग का क्या नाम होगा? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करता है या किल करता है, उसको हम बोलेंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग। वायरस को एंटी वायरल ड्रग, पैरासाइट्स को एंटी पैरासिटिक ड्रग, और फंगल को एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, तो ये आपका था एंटी माइक्रोबियल। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, तो आप छोटा सा घर पे उसको पढ़ के देखना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, और साथ साथ मैंने जैसे कहा था, आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़ी थोड़ी नेम रिएक्शन आपको डेली देखने। ठीक है, और इसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे एंटीबायोटिक्स। That's all for today's lecture. Thank you and have a nice day.